Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Kaisar Mahmood, resource person for the subject Social Change, course code 541, and the level of study is MSc Pakistan Studies. Dear students, आज हम सोशल साइंस में क्लासिकल थ्योरी के हवाले से इब्न खल्दून को पढ़ने जा रहे हैं। इब्न खल्दून ये एक मुसलमान सोशल साइंटिस्ट था और मुफक्कर था। इसने बहुत सारी थ्योरीज पेश की, लेकिन चूंकि हमारा जो टॉपिक है ये सोशल चेंज है, इसलिए हम इसी हवाले से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसका। बॉर्न इन 1332 एंड डाइड इन 1406, 1332 में पैदा हुआ और 1406 में इसकी वफात हुई। He is the most important figure in the field of history and sociology in Muslim history. अगर इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें तो सबसे आप इसको इम्पॉर्टेंट फिगर कह सकते हैं फील्ड ऑफ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में। He is one of those shining stars that contributed so richly to the understanding of civilization. सिविलाइजेशन को यह बहुत अच्छे तरीके से समझा है और उसने बहुत अच्छे तरीके से सिविलाइजेशन को बयान किया है, और इसी वजह से हम सिविलाइजेशन के हवाले से इसकी जो खिदमात हैं उस की बिना पर हम कह सकते हैं कि ये शाइनिंग स्टार है। ही लिव्ड अ लाइफ इन सर्च ऑफ स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस। इसकी एक आदत थी कि ये अपनी जो ज़िंदगी है उसको मुस्तहकम तरीके से गुजारना चाहता था और इन्फ्लुएंस ये रखना चाहता था, यानी अपना कि मेरी शख्सियत का कोई इन्फ्लुएंस हो। यही वजह है कि हम देखते हैं कि ये काफ़ी ओहदों पर भी फाइज रहा है और काफ़ी आप कह सकते हैं कि ये जो साजिशें होती हैं, दरबारी साजिशें, उसके अंदर भी ये शामिल रहा है। He came from a family of scholars and politicians, and he intended to live up to both expectations. यानी ये स्कॉलर्स और पॉलिटिशियन के ख़ानदान से था, यानी इसके कुछ आबाओ अजदाद जो थे वो पॉलिटिशियंस रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स रहे हैं, और ये दोनों जो था दोनों के हिसाब से, यानी ये चाह रहा था कि मैं एज अ स्कॉलर भी कोई अच्छा काम करके जाऊं और एज अ पॉलिटिशियन भी मैं कोई खिदमात सर अंजाम दूं। His ancestry according to him originated from हड्रामोट यमन, यानी हड्रामोट यमन जो है वहाँ से इनके जो आबाव अजदाद हैं वो ओरिजिनेट करते हैं। His genealogy points to his अरब ओरिजिन, और इसका जो शजरा नसब है वो अरब से मिलता है। इसका मतलब यह है कि इसके आबाव अजदाद अरब से के इलाके से तल्लक रखते थे। He received a traditional education that was typical of his family's rank and status. और इसने रवायती तालीम हासिल की, और वो तालीम हासिल की जो इसके आला ख़ानदान की आला रवायात की यानी आप कह सकते हैं कि उसकी बराबरी पर थी, यानी उसके स्टेटस के मुताबिक थी। He learned first at the hands of his father. शुरू में एज़ यूजुअल जिस तरह उस वक़्त मुसलमान घरानों में होता था कि वो पहले उसने अपने वालिद से तालीम हासिल की। वो वॉज अ स्कॉलरली पर्सन, और वो भी एक स्कॉलरली पर्सन था, यानी एक मुफक्कर था, एक आप कह सकते हैं कि राइटर था। वो वॉज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स लाइक हिज एंसेस्टर, और वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं था, हालांकि उसके जो आबाव अजदाद थे, जो इब्न खल्दून के आप कह सकते हैं कि दादा थे, वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन ये नहीं था। ही मेमोराइज्ड कुरान बाय हार्ट, इसने कुरान पाक जो है वो हिफ्ज़ किया हुआ था। लर्न ग्रामर से सीखी हुई थी, हदीस सीखी हुई थी। इब्ने तफराकिन द रूलर ऑफ ट्यूनिस कॉल्ड इब्न खल्दून टू बी द सील बीरर ऑफ द कैप्टिव सुल्तान अबू इसहाक। जो ट्यूनिस का सुल्तान अबू इसहाक था उसकी जो सील बेरर का ओहदा था, इब्ने तराफेकिन जो ट्यूनिस का सरबराह था, रूलर था, उसने इसको सील बेरर जो है, यानी मोर जो होती थी उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती थी जिसके पास होती थी, तो उसको ये ओहदा दिया गया। इब्न खल्दून वर्क्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस। इसके जो काम हैं वो
आप दो तरह से कर सकते हैं, हिस्टोरिकल भी थे और रिलीजियस भी थे, यानी तारीखी काम भी इसने किए हैं और मजहबी काम भी इसने किए हैं। ऑफ हिज वर्क ऑन हिस्ट्री ओनली यूनिवर्सल हिस्ट्री इज़ अवेलेबल। लेकिन इसने जितने काम किए हैं वो नापैद हो चुके हैं, आजकल मिलते नहीं हैं। सिर्फ इसका जो काम है यूनिवर्सल हिस्ट्री वो अवेलेबल है। His religious books are Lubab al-Mahsul, Summary of the Result, and Shifa as-Sal, Healing of the Inquirer। यानी ये इसने दो किताबें जो लिखी हैं, ये लुबाब अल महसूल यानी समरी ऑफ द रिज़ल्ट, जो हासिल करते हैं हम, जो चीज़ अचीवमेंट करते हैं उसका खुलासा इसने बयान किया इसमें, और शिफा अस-सैल में इसने जो इंक्वायरर है यानी जो सवाल करने वाला है उसकी हीलिंग का मतलब यह है कि उसको जवाब कैसे दिया जाए ताकि उसके अंदर जो ज़ख़म है कि वो पैदा हो गया, जो ये तलाश करना चाहता है नई चीज़ें, तो वो बढ़ जाए। फिर इसने इन जनरल ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में भी लिखा है। इब्न खल्दून इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी इन मुस्लिम हिस्ट्री। ये मुसलमानों की तारीख़ में सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर था, बहुत इम्पॉर्टेंट ये किरदार था। He is one of those shining stars that contributed so richly to the understanding of civilization। यानी इसने civilization के हवाले से भी बहुत काम किया। He lived a life in search of stability and influence। ये stability और influence चाहता था, और ये दोनों एक्सपेक्टेशन हासिल करना चाहता था, यानी पॉलिटिक्स के हवाले से भी और ये स्कॉलर एज अ स्कॉलर भी अपना स्टेटस हासिल करना चाहता था। फिर इसने जो बेडुइन सिविलाइजेशन है, ये बुद्धू जो होते थे, जो भेड़ बकरियां चराते थे, खाना बदोश किस्म के जो लोग थे, इनकी सिविलाइजेशन के हवाले से इसने बताया है। नोमैड्स कंकर टेरिटरीज एंड देयर लीडर्स एस्टैब्लिश अ न्यू डायनास्टी। कि ये जो नोमैड्स थे, जो चरवाहे थे, ये इन्होंने भी कुछ इलाके फ़तह कर लिए और इनके जो लीडर्स थे इन्होंने वहाँ पर एक सल्तनत कायम कर दी थी। At first, the new rulers retain their tribal virtues and solidarity, but soon they seek to concentrate all authority in their own hands। शुरू शुरू में तो इन्होंने ये किया कि जो ट्राइबल वर्चूज़ थी, सोलिडरिटी, इस्तेहकाम के लिए वही उन्होंने नाफज की, यानी जो ट्राइबल में कबीले में जिस तरह हुक्मरान होते थे इसी तरह इन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने ये किया कि ऑल अथॉरिटी इन देयर ओन हैंड्स, अपने हाथों में रख लिए सारी अथॉरिटी। इंक्रीजिंगली दे रूल थ्रू अ ब्यूरोक्रेसी ऑफ क्लाइंट्स ऑफन फॉरनर्स। फिर उन्होंने ये किया कि एक ब्यूरोक्रेसी रखी जो कि इंतज़ामिया थी इनकी, जो सारे मामलात का इनकी देखभाल करती थी, और इन्होंने उनके ज़रिए फिर रूल किया। और इनको ये ज़्यादातर जो थे ब्यूरोक्रेसी जो थी, ये ज़्यादा फॉरनर्स थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे। As their farmer supporters lose their military virtues, there is an increasing use of mercenaries and soldiers come to be important than civilians। यानी इनके जो सपोर्टर्स थे, ये इनके अंदर जो मिलिट्री वर्चुअस थे ये ख़त्म होना शुरू हो गया, क्योंकि ये थोड़ी सी आसान ज़िंदगी क्या आप कह सकते हैं कि दिलदादा हो चुके थे। और फिर इनके अंदर जो सोल्जर की अहमियत थी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सोल्जर इनके नापैद हो चुके थे, तो इसलिए सोल्जर्स की इनके सिविलाइजेशन के अंदर अहमियत बढ़ चुकी थी। लग्जरी करप्ट्स एथिकल लाइफ एंड द पॉपुलेशन डिक्रीजेस। यानी इन्होंने ये किया कि जो लग्जरीज हैं, आसाइशें हैं, उनको इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया, जिससे इन्होंने इनकी जो अखलाकी ज़िंदगी है वो करप्ट हो गई। पॉपुलेशन डिक्रीजेस, इनकी जो आबादी है वो भी कम होना शुरू हो गई। राइजिंग एक्सपेंडिचर डिमांड्स हायर टैक्सेस। और जब खर्चे इनके लग्जरी की वजह से बढ़ना शुरू हो गए तो उन्होंने फिर टैक्सेस ज़्यादा लगाना शुरू कर दिए, विच डिस्करेज प्रोडक्शन एंड इवेंचुअली रिजल्ट इन लोअर रेवेन्यूज़। फिर ये जो लोग प्रोडक्शन करते थे, जो चीज़ें प्रोड्यूस करते थे मुल्क के अंदर, तो वो डिस्करेज हो गए, क्योंकि उनको फिर ज़्यादा टैक्स देना पड़ते थे, और इस तरह जो रेवेन्यूज़ हैं गवर्नमेंट के वो कम होना शुरू हो गए। द रूलर एंड हिज क्लाइंट्स बिकम आइसोलेटेड फ्राम द ग्रुप्स दैट ओरिजिनली ब्रॉट देम टू पावर। फिर ये रूलर्स हैं और जो क्लाइंट्स थे, ये उन लोगों से जो इनको ताकत के अंदर लाए थे अलग होना शुरू हो गए और उनसे अलग होना शुरू हो गए। सच अ प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इज टेकन टू लास्ट 3 जनरेशंस आर अबाउट 120 ईयर्स। फिर ये प्रोसेस जो था जवाल का इनका चलता गया,
और 3 नस्लों तक ये प्रोसेस रहा और बिल आखिर 120 साल के बाद ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, इसका मुकम्मल डिक्लाइन हो गया। रिलीजन कैन इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ सच अ मॉडल। फिर ये बताता है कि ये जो बिडोन सिविलाइजेशन या इस तरह की जो सिविलाइजेशन होती हैं, इसमें मज़हब एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर सकता है। व्हेन Sabia is reinforced by religion, its strength is multiplied and great empires can be found। यानी असाबिया की इसने एग्जांपल दी है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मज़हब को ताकत बनाकर फिर दोबारा ये हुकूमत में आए हैं और इन्होंने ये किया है कि अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। एंड ग्रेट एम्पायर्स कैन बी फाउंडेड, और बड़ी बड़ी सल्तनतें भी इन्होंने बनाई हैं। रिलीजन कैन आल्सो री एनफोर्स द कोहेशन ऑफ एन एस्टेब्लिश स्टेट, और जो एक स्टेट एस्टेब्लिश होती है, जो वजूद में आ चुकी होती है, उसके कोहेशन के लिए यानी उसको जोड़ने के लिए, उसको री एनफोर्स करने के लिए, दोबारा मजबूत करने के लिए मज़हब बहुत अहम किरदार अदा करता है। येट द एंडलेस साइकिल ऑफ फ्लावरिंग एंड डिके shows no evolution or progress except for that from the primitive to civilized society। वो फिर कहता है कि फिर ये होता है कि जो एंडलेस साइकिल है, फ्लावरिंग एंड डिके, यानी कभी ये सिविलाइजेशन बढ़ती है आगे, फ्लावरिंग का मतलब है फैलती है, फिर कभी कभार ये डिके की तरफ चली जाती है और इसमें कोई एवोल्यूशन नहीं होती, कोई प्रोग्रेस नहीं होती, और ये फिर सिर्फ इनमें इतनी प्रोग्रेस होती है कि ये एक जो प्रिमिटिव यानी कदीम कबीला होता है, वहाँ से ये एक सिविलाइज सोसाइटी बन जाती है और इसका कोई रोल नहीं होता। फिर इसने जो सैवेज नेशंस थी और ट्राइब्स थे, उनकी कंडीशन, लाइफ कंडीशन भी बताई हैं और उनको भी इसने डिस्कस किया। सैवेज का मतलब होता है जो वहशी कौमें थीं, इनके हवाले से जो लड़ाई झगड़े कत्ल गारत को ज़्यादा पसंद करती थीं। प्योरिटी ऑफ लीनियज इज़ फाउंड ओनली अमंग द सैवेज अरब्स ऑफ द डेजर्ट एंड अदर सच पीपल। इसने इसके हवाले से ये बताया कि ये जो सैवेज नेशंस हैं, ये ख़ास तौर पर जो खालिस अरब के लोग थे, उनके अंदर ये नेशंस मौजूद थीं जो कि सहरा के रहने वाले थे, और इसी तरह के कुछ और लोग जो अरब के इलाकों से तल्लुक़ रखते थे, ये नेशंस वहाँ पर मौजूद थे। लीडरशिप अवर पीपल वो शेयर इन अ गिवन ग्रुप फीलिंग कैन नॉट बी वेस्टेड इन दोज नॉट ऑफ द सेम डिसेंट। वो कहता है कि जो लीडरशिप है, ये एक यानी वो लोग, ऐसे लोगों के ऊपर लीडरशिप जो गिवन ग्रुप फीलिंग, यानी जिनके अंदर गिवन ग्रुप फीलिंग होती है, और वो उसी अगर डिसेंट के नहीं हैं, उसी नस्ल के नहीं हैं, तो फिर कहता है कि ये फिर मुश्किल हो जाती है। सैवेज नेशंस आर बेटर एबल टू अचीव सुपरियरिटी देन अदर्स। कि सैवेज नेशन जो है ना, ये जुल्म के साथ यानी अपने वहशीपन के साथ हुकूमत करने की कोशिश करती हैं, तो फिर ये करती हैं कि चूँकि जिस पर ये कब्ज़ा करते हैं वो भी इनके आप कह सकते हैं कि अपने अपने नहीं होते, वो किसी और कौम पर कब्ज़ा करते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं होती, कल्चर नहीं मिलता होता, तो फिर ये करते हैं कि ये उन पर फिर भी सुपरियरिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनको दबा कर रखने की कोशिश करते हैं। द गोल टू विच ग्रुप फीलिंग लीड इज़ रॉयल अथॉरिटी, और इनका मकसद यही होता है कि हम एक ऐसी अथॉरिटी हासिल कर लें जो शाही अथॉरिटी हो, रॉयल अथॉरिटी हो, कि हर चीज़ हमारे इख्तियार में हो जाए। ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे टूवर्ड रॉयल अथॉरिटी और लग्जरी एंड द सबमर्जेंस ऑफ द ट्राइब इन अ लाइफ ऑफ प्रोस्पेरिटी। लेकिन इसमें कुछ रुकावटें हैं। सबसे बड़ी रुकावट तो लग्जरी है कि ये जब आसाइश शुरू कर देती हैं, आसाइश हासिल करना, आराम हासिल करना, और फिर यह है कि ये अपने जो ट्राइब है उसको, अपने कबीले को ये खुश करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, उसको खुशहाल बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, तो फिर ये डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। यही रुकावटें हैं इनके अरूज के लिए। A sign of the qualification of an individual for royal authority is his eager desire to acquire praiseworthy qualities and vice versa। फिर ये बताता है कि जो एक फ़र्द है, वो अगर रॉयल अथॉरिटी हासिल करना चाहता है, तो उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो एक तो उसकी ख्वाहिश है कि वो हासिल करना चाहता है प्रेज़ वर्थी क्वालिटीज़, ऐसी अपने अंदर सलाहियतें पैदा करना चाहता है जो कि काबिल तारीफ़ हों।
वाइल अ नेशन इज सैवेज इट्स रॉयल अथॉरिटी एक्सटेंड्स फर्दर। और जब तक एक नेशन जो है वो वहशी रहती है, यानी अपने जुल्म की वजह से इक़्तिदार में रहती है, तो उसकी जो रॉयल अथॉरिटी है वो बढ़ती जाती है एज लॉन्ग एज अ नेशन रिटेन्स इट्स ग्रुप फीलिंग्स। उस वक्त तक जब तक ये जो कौम है एक ग्रुप फीलिंग रखती है। रॉयल अथॉरिटी दैट डिसअपीयर्स इन वन ब्रांच विल ऑफ नेसेसिटी पास टू सम अदर ब्रांच ऑफ द सेम नेशन। तो फिर ये कहता है कि जो रॉयल अथॉरिटी है वो अगर एक जो कबीले की शाख है उसमें ख़त्म हो चुकी है, तो यही फिर दूसरे किसी कबीले की शाख में जो उससे ज़्यादा वहशीपन का मुजाहरा करेगा, तो वहाँ पर ये रॉयल अथॉरिटी ट्रांसफ़र हो जाती है। द डिफीटेड ऑलवेज वांट टू कॉपी द विक्टर इन हिज डिस्टिंक्टिव मार्क्स। और ये भी ये कहता है कि एक सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि जो जिसको शिकस्त हो चुकी होती है वो हमेशा जो फ़ातिहीन हैं उनको उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो ऐसी क्वालिटीज़ जो बाकियों से उनको मुनफरिद करती हैं, जिस तरह उनका लिबास है, उनके ऑक्यूपेशंस हैं, ओहदे हैं, उनके जो हालात हैं, उनकी जो कस्टम्स यानी आदात हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। फिर डायनास्टीज़ के बारे में ये बताता है, रॉयल अथॉरिटी एंड लार्ज डायनास्टिक पावर आर अटेंड ओनली थ्रू अ ग्रुप एंड ग्रुप फीलिंग विच अ डायनास्टी कैन डिस्पेंस ऑन बीइंग फर्मली एस्टेब्लिश्ड। कि जो भी रॉयल अथॉरिटी है या कोई भी बड़ी डायनास्टिक पावर है, वो अपनी जो डायनास्टिक पावर है, यानी सबसे जो बड़ी पावर, सुप्रीम पावर होती है किसी सल्तनत के हवाले से, तो वो उसी वक्त हासिल कर सकती है जब उसके अंदर ग्रुप फीलिंग हो, यानी सारे जो लोग हैं वो एक ग्रोह की सूरत में रह रहे हों, इकट्ठे रह रहे हों, और उनके अंदर फीलिंग भी हो कि हमने कुछ करना है, तो तब वो इस्टेब्लिश हो सकती है। मेंबर्स ऑफ अ रॉयल फैमिली मे बी एबल टू फाउंड अ डायनास्टी दैट कैन डिस्पेंस विद ग्रुप फीलिंग। और रॉयल फैमिली के मेंबर जो हैं वो अगर कोई सल्तनत कायम भी करते हैं, तो ये उसी सूरत में ये आगे बढ़ सकती है, कामयाब हो सकती है, कि जब वो रॉयल फीलिंग ग्रुप फीलिंग अपने लोगों के अंदर पैदा कर सकें। डायनास्टीज ऑफ वाइड पावर एंड लार्ज रॉयल अथॉरिटी हैव देयर ओरिजिन इन रिलीजन बेस्ड आइदर ऑन प्रोफेसी और ऑन ट्रूथफुल। इसमें वो फिर कहता है कि जो ऐसी डायनास्टीज़ हैं जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती हैं और बड़ी रॉयल अथॉरिटी हासिल करती हैं, वो ज़्यादातर या तो मज़हब से शुरू होती हैं, और मज़हब भी वो कहता है दो तरह से, या तो प्रोफेसी की वजह से कि अल्लाह ताला कोई नबी या पैगंबर भेजते हैं तो वो अपनी कौम को लीड करते हैं, या फिर ट्रूथफुल यानी कोई ऐसा लीडर आता है जो सच्चा हो, तो वो ये डायनास्टी कायम कर सकता है। रिलीजियस प्रोपेगेंडा गिव्स अ डायनास्टी एट इट्स बिगनिंग अनदर पावर। और वो फिर जो रिलीजियस प्रोपेगेंडा होता है, यानी वो जो मजहबी तौर पर जो अपने उस इलाके में मज़हब कायम करने की कोशिश करते हैं, मज़हब को फैलाने की कोशिश करते हैं, उससे फिर एक और ताकत जन्म लेती है उस सल्तनत के अंदर। रिलीजियस प्रोपेगेंडा कैन नॉट मटेरियलाइज विदाउट ग्रुप फीलिंग। और ये ग्रुप फीलिंग के बगैर ये बिल्कुल भी अमली जामा नहीं पहन सकता रिलीजियस प्रोपेगेंडा। ईच डायनास्टी हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोविंसेस एंड लैंड्स। और तमाम जो डायनास्टीज़ हैं उनके हर डायनास्टी के अंदर एक कुछ सूबे भी होते हैं, कुछ इलाके होते हैं, कुछ ज़मीन होती है, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता। द ग्रेटेस्ट ऑफ अ डायनास्टी द एक्सटेंट ऑफ इट्स टेरिटरी एंड द लेंथ ऑफ इट्स ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्टर। यानी कोई भी डायनास्टी है, सल्तनत है, उसमें ये काउंट नहीं होता कि उसका इलाका कितना बड़ा है, उसमें सूबे कितने हैं, उसकी ज़मीन कितनी है, बल्कि ये होता है कि उसके जो लोग हैं वो उसको कितनी सपोर्ट करते हैं, यानी इस स्ट्रेंथ पर ये डिपेंड करता है। A dynasty rarely establishes itself firmly in lands with many different tribes and groups। और अगर एक ऐसे इलाके में कोई सल्तनत कायम हो जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के ट्राइब्स और मुख्तलिफ़ तरह के ग्रोह रहते हैं, तो वहाँ फिर ये डायनास्टी कायम करना बहुत मुश्किल होता है। By its very nature, the royal authority claims all glory for itself and goes in for luxury and prefers tranquility and quiet। और ये फिर कहता है कि जो ऐसी रॉयल अथॉरिटी है, यानी जब ये डायनास्टीज बनती हैं तो जो रॉयल अथॉरिटी उसमें आती है, वो फिर तमाम जो शान व शौकत है वो अपने तक महदूद रखने की कोशिश करती है। इससे वो लग्जरी के अंदर, आसाइशों के अंदर मुब्तला हो जाती हैं,
और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ चली जाती हैं। When natural tendencies of royal authority to claim all glory for itself and to obtain luxury and tranquility have been firmly established, the dynasty approaches senility. और यहाँ से फिर डायनास्टी का जवाल शुरू होता है, वो ठहर जाती है, उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है और फिर अल्टीमेटली वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। डायनास्टीज हैव अ नेचुरल लाइफ स्पैन लाइक इंडिविजुअल। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है कि जो सल्तनतें होती हैं इनका भी एक लाइफ स्पैन है। जिस तरह इंसान की उम्र 70-80 साल इस तरह होती है राउंड अबाउट, तो इसी तरह जो सल्तनतें हैं इनकी भी उम्र होती है। इसने तो वो उम्र तकरीबन 120 साल बताई है कि एक सल्तनत की उम्र होती है, कि 40 साल उसको बनने में लगते हैं, 40 साल उसको फिर अरूज में लग जाते हैं, फिर 40 साल उसके डिक्लाइन के होते हैं। द ट्रांसिशन ऑफ डायनास्टीज फ्राम डेजर्ट लाइफ टू सेडेंट्री कल्चर। फिर ये डायनास्टीज जो हैं ये अपनी जो डेजर्ट लाइफ है या वो पुरानी जो ज़िंदगी है उसको छोड़कर ये फिर ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, शहरों की तरफ आते हैं। लग्जरी विला एट फास्ट गिव एडिशनल स्ट्रेंथ टू आर डायनास्टी। शुरू शुरू में तो ये जो लग्जरी होती हैं, आसाइशें होती हैं, ये उस डायनास्टी के अंदर एक ताकत का आप समझने की अलामत समझी जाती हैं। द रूलर सीक्स द हेल्प ऑफ क्लाइंट्स एंड फॉलोअर्स अगेंस्ट द मैन ऑफ हिज ओन पीपल एंड ग्रुप फीलिंग। फिर वो लोग जो आसाइश पसंद हो जाते हैं और रॉयल अथॉरिटी जिनके पास होती है, वो फिर ये करते हैं कि जो क्लाइंट्स हैं या जो फॉरेनर होते हैं उनके ज़रिए अपने मुल्क पर हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं, अपने लोगों पर और अपने अपने जैसे ग्रुप फीलिंग वाले लोगों पर। आइसोलेशन ऑफ एंड कंट्रोल ओवर द रूलर मे अकर इन डायनास्टीज। और फिर ये होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि जो रूलर्स होते हैं वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, अवाम की सपोर्ट उनके लिए ख़त्म हो जाती है और फिर डायनास्टीज़ के अंदर उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो कंट्रोल है, उनका जो कब्ज़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। दोज वो गेन पावर ओवर द रूलर डू नॉट शेयर विद हिम इन द स्पेशल टाइटल दैट गोज़ विद रॉयल अथॉरिटी। और वे वो फिर जब उस रूलर के ऊपर पावर हासिल करना शुरू करते हैं तो फिर ये करते हैं कि वो रॉयल अथॉरिटी का जो टाइटल है वो इस्तेमाल नहीं करते, स्पेशल टाइटल जो है। यानी हालांकि रूल वही कर रहे होते हैं, लेकिन यह है कि वो अपने लिए टाइटल यूज़ नहीं करते। वो संबल के तौर पर वही जो किंग है जिसको वो कब्ज़े में ले लेते हैं, जिसको वो फिर अपने मातहत बना लेते हैं, वही उनके लिए काम करता है। द ट्रू करेक्टर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ रॉयल अथॉरिटी। और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की रॉयल अथॉरिटीज़ होती हैं। एग्जाग्रेटेड हार्शनेस इज़ हार्मफुल टू रॉयल अथॉरिटी एंड इन मोस्ट केसेस काजेज डिस्ट्रक्शन। और रॉयल अथॉरिटी के लिए सबसे जो नुकसानदेह चीज़ है वो हार्शनेस है, कि वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हार्शनेस नहीं करनी चाहिए, उनको अपने अवाम का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई ऐसी डायनास्टी हद से ज़्यादा हार्शनेस करती है, सख्ती का मुजाहरा करती है, तो वो लाजमी तौर पर डिस्ट्रक्शन या तबाही की तरफ चली जाती है। फिर इसने कैलिफेट को भी बताया है, खिलाफत जो है उसको भी उसने बताया है कि ये क्या चीज़ है। इसने इमामेट जो ये इमाम का कंसेप्ट है ये भी उसने बताया है, और खलीफा का जो कंसेप्ट है इस पर भी उसने रोशनी डाली है। द डिफरेंस ऑफ मुस्लिम ओपिनियन कंसर्निंग द लॉज एंड कंडीशन गवर्निंग द कैलिफेट। उसने कहा कि लेकिन ये जो कैलिफेट है, जो खिलाफत है, ये इसके बारे में मुसलमानों के जो ओपिनियन है ये डिफरेंट है। यानी मिसाल के तौर कुछ लोग जो है वो चार जो खुलफाए राशिदीन हैं उनको सिर्फ कैलिफ कहते हैं, कुछ बाकियों को भी कुछ शामिल करते हैं। तो ये कुछ वो कहता है कि इस में कुछ दो राय हो सकती हैं। और अमामेट जो है यानी अमामों का जो तस्वर है ये फिर अलग है। शियाज टेनट्स कंसर्निंग द क्वेश्चन ऑफ द अमामेट। और जो शिया हैं वो अमाम की तरफ ज़्यादा वो उनका झुकाव है, और वो कैलिफेट को ज़्यादा उस तरीके से नहीं करते जितना अवाम जो है उनको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि इब्न खल्दून के बारे में था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और तमाम कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आखिर में इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो इसके साथ ही हम आपसे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।